शादी के 3 साल गुजरने के बावजूद जब मेरी गोद ना भरी तो शौहर ने मुझे तानों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन इसने सख्त लहजे में कहा, तुम तो बांझ हो, मेरे घर की नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। इसके ये अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। कुछ दिन बाद इसने मुझे तलाक दे दी और मैं टूट कर रह गई। भाई के घर पहले ही गुर्बत का बसेरा था, वहां मजीद बोझ बनकर रहना मेरे लिए अजियत से कम ना था। दिल कट कर रह गया, लेकिन जीने के लिए रोजगार की तलाश जरूरी थी। बिला आखिर मैंने एक फैक्ट्री में पैकिंग का काम शुरू किया। दिन भर मशक्कत के बाद शाम को घर आती तो जिस्म थकन से चूर होता, लेकिन दिल को ये सुकून जरूर मिलता कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। इसी दौरान एक दिन मालिक को अचानक लाखों का नया ऑर्डर मिला। वो खुशी से निहाल होकर मेरे पास आया और कहा, तुम्हारे हाथ में बड़ी बरकत है। जिस दिन से तुमने यहाँ कदम रखा है कारोबार तरक्की कर रहा है। अब हर नया काम तुम्हारे हाथों से शुरू होगा। इसके अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर साथ ही दिल में थोड़ा इत्मीनान भी पैदा हुआ। चंद हफ्ते बाद एक दिन मुझे ठेकेदार ने इतला दी, बाजी, मालिक ने कहा है कि आपको कोई मिलने आया है। यह सुनकर मेरा कदम डगमगा गई। दिमाग में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। आखिर कौन हो सकता है। मेरे हाथ बार बार पसीने से तर हो रहे थे। कुछ देर बाद एक मुलाजिम स्टाफ रूम में दाखिल हुआ और खदरे सख्त लहजे में बोला, मैडम, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मालिक ने तो कहा है आप फौरन इनके ऑफिस में आए। मैंने घबराकर पूछा, लेकिन मुझे कौन बुला रहा है? किसको मुझसे मिलना है? वो खंडे उचकाते हुए बोला, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस हुक्म दिया गया है कि आपको इतला दे दूं। इसकी बात ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उठकर कदम बढ़ाए और दिल ही दिल में दुआ करने लगी, या अल्लाह, ये बुलावा किसी नई मुसीबत का आगाज ना हो। जब मैं ऑफिस के करीब पहुंची तो गहरी सांस ली, लम्हा भर को आंखें बंद की और माजी की तलख यादों ने मुझे घेर लिया। दिल ही दिल में अपने साबिका शौहर को कोसने लगी कि इसी की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। औलाद देना या ना देना मेरे इख्तियार में कहाँ था। मैं खुद कलामी करने लगी, ये तो सिर्फ अल्लाह की अता है। मेरा भी मुकम्मल चेकअप हो चुका था, हत्ता कि इसका भी। हम दोनों बिल्कुल सेहतमंद थे, मगर कुदरत ने देर लगा दी थी। मेरी आंखें भर आई, लेकिन कदम बहरहाल मालिक के दफ्तर की तरफ बढ़ते रहे। दिल में अनजानी बेचैनी थी कि आखिर वो मुझे अकेले में बुलाकर कौन सी ऐसी बात करने वाला है जिसने सबको चुप करा दिया। भला कसूर मेरा क्या था जो मुझे बांझ करार देकर यूं धुतकार दिया गया? ये सवाल बार बार मेरे दिल को छलनी करता रहा। मैंने गहरी सांस ली और अपने मुंतशिर ख्यालात को झटकने की कोशिश की। फिर हिम्मत जमा करके ऑफिस के दरवाजे पर आहिस्तगी से दस्तक दी। दस्तक देने की देर थी कि अंदर से ये गंभीर आवाज उभरी, जी आइए अंदर। ये आवाज सुनते ही मेरे कदम मजीद बोझल हो गए। दिल तेज धड़कने लगा, जैसे फसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। सोच रही थी आखिर ये काम से पैकिंग वर्कर को मालिक ने क्यों बुलाया। हम जैसे मजदूरों के लिए तो ये भी बड़ी बात थी कि हम ऑफिस की तरफ नजर उठाकर देख लें। इस हिस्से से गुजरना तक हमारे लिए मना था और आज मुझे खुद वहां बुलाया जा रहा था। ये लम्हा मेरे लिए आजिज भी था और खौफ भी। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। एक पल के लिए मेरी सांस रुक सी गई। सामने का मंजर देखकर मैं शर्मसार रह गई। इतना हसीन और नफीस हाफिज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। नरम रोशनिया में जगमगाता कमरा, दीवारों पर कीमती तस्वीरें और एक बड़ी सी शीशे की मेज, जिसकी दूसरी जानिब मालिक अपनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे। इनके चेहरे पर एक एतमाद भी भरी मुस्कुराहट थी। इनके सामने ये और शख्स बैठा था जिसकी पिष्ट मेरी तरफ थी, लेकिन इतना जरूर था कि इसके वजूद से एक परकशिश रूप झलक रहा था। इसके सुलझे हुए अंदाज और नफीस लिबास ने मेरे दिल में एक अनजानी बेचैनी पैदा कर दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए इनकी टेबल के करीब जाकर रुकी और हिचकिचाते हुए बोली, जी मालिक, आपने मुझे याद फरमाया था। मेरी आवाज खौफ से लरज रही थी। दिल में बार बार ख्याल आ रहा था, कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं होगी। मैं एक आम घरेलू औरत थी,
जो वक्त के तूफानों से टकराकर मजदूरों की राह पर निकली थी। बड़े लोगों के सामने खड़े होने की हिम्मत मुझ में कभी नहीं थी, लेकिन हालात ने मुझे यहाँ तक ला खड़ा किया। मालिक ने मुझे गौर से देखा और नरम लहजे में मुस्कुराकर बोले, कुलसुम बहन, आप जानती है ना मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। जब से आपने इस फैक्ट्री में कदम रखा है, अल्लाह के फजल से कंपनी के वारे नियारे हो गए हैं। सच कहूं तो आप बड़ी बरकत वाली हैं। इनकी बात सुनकर मैं छिम गई। नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, यह सब आपकी मेहरबानी है मालिक साहब। मेरे दिल में माजी की पहली याद ताजा हो गई। जिस दिन मैंने ये नौकरी शुरू की थी, वो लम्हा भी कितना अजीब था। सुबह दफ्तर में कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे कोई नया सफर शुरू होने जा रहा है। वहां आने के बाद पहली बार दिल को यह एहसास हुआ था कि शायद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। मालिक को एक दिन अचानक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसकी मालियत लाखों में थी। इस ऑर्डर ने इनकी तकदीर ही बदल डाली। इसके बाद तो जैसे कामयाबी इनके दर पर दस्तक देने लगी। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया माहिदा, कोई नया मंसूबा इनके हाथ आ जाता। फैक्ट्री दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगी। तरक्की का यह सिलसिला बढ़ा तो मेरे अहदे में भी इजाफा किया गया। तनख्वाह पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। मुझे लगता था कि ये सब मेहनत की कमाई है, लेकिन इस दिन जब मुझे हाफिज में बुलाया गया तो मेरे दिल में अजीब सा वसवसा पैदा हो गया। आखिर अचानक मुझे क्यों याद किया गया है? मैं अभी सोच ही रही थी कि मालिक ने मेरी तरफ बराह रास्त देखते हुए कहा, कुलसुम बहन, दरअसल आज आपको यहाँ बुलाने की मकसद कुछ और है। मैंने आपको महज तारीफ के लिए नहीं बुलाया, बल्कि आज मैं और मेरे बॉस आपको एक ऑफर देना चाहते हैं। इनके अल्फाज सुनकर मैं लम्हा भर को साकित रह गई। मेरे दिल में तजस्सुस भर गया और बेइख्तियार मैंने गर्दन घुमाकर साथ बैठे शख्स को देखने की कोशिश की, मगर मालिक ने फौरन दोबारा बात शुरू कर दी, जैसे वो नहीं चाहते थे कि मेरा ध्यान कहीं और लगे। उन्होंने कनकाकर कहा, देखे मोहतरमा, हम चाहते हैं कि आपने जिंदगी में बड़े दुख सहे हैं। शौहर ने तलाक दे दी। भाई के हालात ऐसे नहीं कि आपका बोझ उठा सके, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अब छोटे ख्वाब छोड़कर बड़ा खेल खेलें। मतलब ये कि एक बड़ा हाथ मारे। मैं हक्का बक्का रह गई। दिल ही दिल में सोचने लगी, ये लोग आखिर किस किस्म की बात कर रहे हैं। इनकी बातें मेरे समझ से बिल्कुल बाहर थी। मैंने हिचकिचाते हुए लब खोलने चाहे, मगर अल्फाज जैसे जबान पर आकर जम गए। इस दौरान मालिक ने मजीद बात बढ़ाते हुए कहा, देखें, हमारा काम अब इस नहेज पर पहुंच गया है कि अगर हम चाहें तो इस बहुत बड़े पैमाने पर ले जा सकते हैं। अगर अभी इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हमें आराम से मिल रहे हैं तो जरा सोचें अगर हम आगे हम कहां तक जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें आपके ताउन की जरूरत होगी। वो लम्हा लम्हा मेरी आंखों में झांक रहे थे, जैसे मेरा रद्द अमल परख रहे हो। फिर आहिस्ता से बोले, और यकीन मानिए बदले में आपको भी लाखों रुपए मिलेंगे। इनकी बातों से मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। ये सब कुछ मेरे लिए खौफनाक था। आज तक मैंने ऐसा कोई मालिक नहीं देखा था जो अपनी कामयाबी का सहारा किसी और के सर बांधे, लेकिन ये शख्स ना सिर्फ मेरी तारीफ कर रहा था बल्कि मुझे किसी अनजान खेल में शामिल करने की बात भी कर रहा था। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उन्होंने जो ऑफर मेरे सामने रखी, इसे सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया, जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई हो। मैं इन्हें फटी फटी आंखों से देखती रह गई। मेरा जिस्म जैसे सुन्न हो गया था। वो मजीद कुछ कहने के लिए लब खोल ही रहे थे कि अचानक मेरे अंदर का लावा फट पड़ा। मैंने तेज लहजे में कहा कि आपका दिमाग खराब हो गया है। क्या आपने मुझे एक बाजार की औरत समझ लिया है जिसे आप जब चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकें? खबरदार, आइंदा मेरे सामने ऐसी बात मत कीजिएगा। मेरी आवाज कमरे में गूंज गई। मैंने एक लम्हे को भी इन्हें बोलने का मौका ना दिया और गुस्से से मजीद कहा, मैं यहाँ नौकरी सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर करना चाहती हूँ। किसी शख्स को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश मेरे दिल में कभी नहीं आई। मेरे बाप ने मुझे इज्जत की रोटी खिलाई थी और इज्जत के साए में पाला था। क्या मैं चंद पैसों के बदले
अपनी इज्जत का सौदा कर लूं? हरगिज नहीं। अगर आपकी कंपनी में रहने की शर्त ऐसी घटिया ऑफर है तो बेहतर है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। ये ऑफर है तो बेहतर है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं। ये कहते ही मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर कुर्सी से उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। पीछे से आवाजें आ रही थी मगर मैंने पलटकर देखना भी गवारा न किया। दिल इतनी शिद्दत से धड़क रहा था कि मुझे यूं लगा जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर निकल जाएगा। मैं तेज कदमों से चलती हुई सीधा अपने डिपार्टमेंट में आ गई। जैसे ही अपनी जगह पर पहुंची, जब्त की बंधन टूट गई। आंखों से धारों की सूरत में आंसू बहने लगे। मैंने चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। इस लम्हे मुझे शिद्दत से अपने बाप की कमी का एहसास हुआ। दिल चीख चीख कर कह रहा था, अगर बेटियों का बाप जिंदा हो तो इन्हें इस तरह जलील और रुस्वा नहीं किया जाता। कोई मर्द यूं इन पर उंगली उठाने की जुर्रत नहीं करता। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरे साथी वर्कर करीब आ गई। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में बोली, कुलसुम बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मैंने कपकपाते हुए होठों को जंबिश दी, आंसू साफ किए और भराई हुई आवाज में कहा, ये दुनिया जितनी बाहर से अच्छी नजर आती है, हकीकत में इतनी अच्छी नहीं होती। यहाँ पर मुस्कुराहट के पीछे एक दूसरा चेहरा छुपा होता है। ऐसा चेहरा जो मौका मिलते ही आपको गिराने और रुस्वा करने पर तुल जाता है। मेरी साथी कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक एक मुलाजिम मेरे पास आया। वो मेरा बिखरा हुआ हाल देखकर भी पुरसुकून लहजे में बोला, कुलसुम बेबी, मालिक ने आपको दोबारा याद फरमाया है। इसकी बात सुनते ही मेरी जान जैसे बदन से निकलती महसूस हुई। कदम संभालना मुश्किल हो गया। दिल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, अब वो मुझे किसी बात के लिए बुला रहे हैं। मुलाजिम ने इस पाट लहजे में कहा, आप अपना सामान बांध लीजिए और घर वापस चले जाएं। अगर आपको इनकी ऑफर कबूल नहीं तो फिर इस कंपनी में आपका कोई काम नहीं। इसके अल्फाज सुनकर मैं पत्थर की मूरत बन गई। दिमाग ने सोचने की सलाहियत खो दी। ऐसा लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। कुछ कहने के लिए होंठ हिले ही थे कि इतने में ठेकेदार पसीने में शराबोर भागता हुआ आया और मेरे सामने रुककर तेजी से बोला, कुलसुम जल्दी करो, अपना सामान समेटो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। अगर साहिब ने तुम्हें दोबारा बुलाया तो आ जाना, वरना अब यहाँ आने की जरूरत नहीं। इसकी बात ने मेरा दिल और भी दहला दिया। मैंने बेइख्तियार हाथ जोड़ दिए और रूहान सी आवाज में कहा, भाई साहब, आप तो मेरी हर परेशानी से वाकिफ हैं। अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? किसका दरवाजा खटखटाऊंगी? खुदा के लिए मेरी मदद करें। मेरी बात अभी मुकम्मल पे ना हुई थी कि वो गुस्से से चिल्ला उठा, तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं कह रहा हूँ, सामान उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। पहले ही नजर में मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम जैसी लड़कियां हमारे साथ काम नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से पूरी कंपनी परेशान है, इसलिए बेहतर है कि फौरन यहाँ से चली जाओ। इसके अल्फाज मेरे दिल पर खंजर की तरह लगे। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। दिल चीख रहा था, क्या दुनिया वाकई इतनी जालिम है? क्या मेहनत करने वाली औरत को भी ये दिन देखना पड़ता है? मैंने लरसते हाथों से अपने आंसू साफ किए और चुपचाप स्टाफ रूम की तरफ लौट गई। कपकपाते कदमों से चलते हुए बुर्खा पहना, परस कंधे पर लटकाया और बोझल दिल के साथ दरवाजे से बाहर निकल आई। अभी मैं ज़हने उतर ही रही थी कि अचानक किसी ने मेरे नाम से आवाज दी, कुलसुम। मैं चौंक कर पलटी। सामने एक परकशिश नौजवान खड़ा था। इसके चेहरे पर अजीब सा एतमाद और मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ मेरे करीब आया और पुरसुकून लहजे में बोला, अगर तुम वाकई यहाँ पर काम जारी रखना चाहती हो तो एक ही रास्ता है, साहब के साथ ताउन कर लो। यकीन करो, ना तो तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाएगा और ना ही तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक होगा। तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। इस बात की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये सुनकर मेरा कदम डगमगा गई। दिल में खौफ और गुस्से की लहरें एक साथ टकराने लगी। मैं अपने आप से सवाल करने लगी, क्या यही दुनिया की हकीकत है? क्या इज्जतदार औरत के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो इज्जत बेच दे या फिर रोटी? लेकिन वो अपनी बात मुकम्मल करता इससे पहले ही मैंने सख्त लहजे में इसे टोक दिया। मेरी आंखों में गुस्सा और आंसू एक साथ झलक रहे थे। बस मुझे कुछ नहीं सुनना।
میں نے لرزتی آواز میں کہا، میں ایک عزت دار لڑکی ہوں، پیسوں کے بدلے میں اپنا ضمیر نہیں بیچ سکتی۔ اگر مجھے یہاں نوکری ملی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے کہیں اور بھی روزگار عطا کرے گا۔ یہ دنیا رب کی ہے، اس کی زمین بہت وسیع ہے اور روزگار کے ہزاروں دروازے ہیں۔ میرا مالک مجھے کبھی خالی پیٹ نہیں رکھے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک لمحے کو بھی اس نوجوان کی طرف نظر نہیں ڈالی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل زخموں سے بھرا ہوا تھا، لیکن قدموں میں ایک عجیب سی ہمت آ گئی تھی۔ میں تیزی سے کمپنی کی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلی، دل میں شدید افسوس نے جگہ بنا لی۔ خود سے باتیں کرتی رہی، کتنی جدوجہد کے بعد مجھے یہ نوکری ملی تھی، اور یہ گھٹیا آفر نے میری محنت اور روزی دونوں چھین لیے۔ میں نے رکشہ روکا اور بیٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک چکر سا آیا۔ سر اتنی تیزی سے گھوما کہ دنیا آنکھوں کے سامنے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ اگلے ہی لمحے میرے قدم لڑکھڑاتے اور میں زمین پر گر پڑی۔ میرے جسم میں سکت باقی نہ رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے جان جسم سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ آخری منظر جو میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ چند مردانہ چہرے تھے جو مجھے گھیرے کھڑے تھے۔ پھر سب کچھ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا، نہ کبھی رکا تھا نہ رکنے والا تھا۔ میری آنکھیں بالآخر پورے 2 دن بعد کھیلی۔ پہل مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر تھا۔ میں نے بے اختیار خود سے کہا، یہ میں کہاں ہوں؟ میرے ساتھ آخر ہوا کیا ہے؟ جب ذہن کچھ صاف ہوا تو میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حیرت اور خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں ایک نہایت نرم و ملائم بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرہ نہایت شاندار اور عالی شان تھا۔ دیواروں پر قیمتی پردے، شیشے کی سجاوٹ اور مہکدار خوشبو ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کپ کپاتے قدموں سے بستر سے اتر کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ آنکھوں میں گھبراہٹ اور دل میں وسوسے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں یہاں کیسے پہنچی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ یادداشت پر زور دیا تو آخری منظر ذہن میں ابھرا۔ وہ لمحہ جب میں سڑک پر گر کر بے ہوش ہوئی تھی۔ تو پھر مجھے یہاں کس نے پہنچایا؟ میں نے بے اختیار اپنے آپ سے کہا اور دروازے کی طرف لرزتے قدم بڑھائے۔ لیکن مجھے یہاں کون لایا؟ یہ خیال آتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، میرے بھائی، میری فیملی، وہ سب کہاں ہے؟ کیا وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے؟ یہ سوچتے ہی میرا وجود خوف کے مارے کانپنے لگا۔ میں لرزتے ہونٹوں سے بڑبڑائی، یا اللہ، میں کہاں آ گئی ہوں؟ یہ کون سا گھر ہے؟ مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اچانک میں بے ہوش کیوں ہوئی۔ صبح میں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا تھا، دوپہر کو اپنے ساتھی ورکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا۔ کمپنی میں جو کچھ پیش آیا وہ شام کے وقت ہوا تھا۔ پھر یکایک مجھے ہوش کیوں گیا؟ یہ معاملہ میری عقل سے بالکل باہر تھا۔ میں جلدی قدم بڑھاتی دروازے کے قریب پہنچی اور ہینڈل کو زور سے گھمانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں زور زور سے دروازہ بجانے لگی اور چیختی ہوئی بولی، دروازہ کھولو، کون ہے وہاں؟ مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ لیکن باہر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خاموشی مزید ڈرا دینے والی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گئی۔ روتے روتے میری ہچکیاں بن گئی۔ گھبراہٹ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ سانس لینا بھی مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں ہچکیوں سے روتی ہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ میں چونک کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے سوال کیا، آپ کون ہیں؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی بھی تھی اور ایک عجیب سا سکوت بھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، بیگم صاحبہ، آپ پریشان نہ ہو اور نہ ہی گھبرائیں، کچھ ہی دیر میں صاحب آ جائیں گے، پھر آپ کو سب باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس کے منہ سے بیگم صاحبہ سن کر میرا غصہ اور خوف دونوں بڑھ گئے۔ میں زور سے چیخی، مجھے کسی صاحب سے نہیں ملنا اور میں کوئی بیگم صاحبہ نہیں ہوں، میرا نام کلثوم ہے، سمجھ جائیے آپ کو، مجھے فوراً میرے گھر بھیجیں، بتائیں میں یہاں کب سے ہوں، میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ عورت نے ایک لمحے کو میری حالت دیکھی، پھر دھیمی آواز میں بولی،
बेटी हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन इतना चाहती हूँ कि आप यहाँ 2 दिन से हैं। आपको पूरे 2 दिन तक होश नहीं आया था। इसकी यह बात सुनकर जैसे जमीन मेरे कदमों तले से निकल गई। 2 दिन? मैं पूरे 2 दिन बेहोश रही? मैंने कांपते लहजे में कहा और बेयकीनी से दीवार का सहारा लेकर खड़ी रहने की कोशिश की। मेरे जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर इन 2 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ होगा। औरत ने मेरी आंखों में झांकते हुए नरम लहजे में कहा, बेगम साहिबा, आपको यहाँ लाने वाले साहब खुद बहुत परेशान थे। आपको वही अपने साथ लाए थे। ये जुमला सुनते ही मेरा दिल जैसे पत्थर का हो गया। मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। क्या मतलब मैंने 2 पूरी रातें किसी अजनबी के घर में गुजार दी हैं? यह ख्याल ही मेरे जिस्म से जान निकालने के लिए काफी था। मेरी सांसें उखड़ने लगी। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैं चंद लम्हों तक बिल्कुल खामोश खड़ी रही, जबान जैसे साथ छोड़ गई हो। काफी देर बाद मैंने खुद को संभाला और लरसते होठों से इस औरत से सवाल किया, ये क्या तमाशा है? तुम लोग कौन हो? क्या मेरे घर वालों को इत्तला दी गई? क्या मेरा भाई यहाँ आया था? औरत ने आ भरते हुए गर्दन झुका दी और नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं बेगम साहिबा, आपके घर वालों का हमें कोई इल्म नहीं। यहाँ सिर्फ डॉक्टर आते रहे हैं। इसके अलावा कोई अजनबी इस घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ। साहब ने हमें यही कहा था कि जब आपको होश आ जाए तो सिर्फ इतना समझा दिया जाए कि आप मुतमईन रहें और बिल्कुल परेशान ना हो। आप एक महफूज जगह पर हैं, आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह सुनकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे। मैं रो रो कर कांपती आवाज में बोली, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरे घर इतला करो। मेरा भाई पागलों की तरह मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा देगा। तुम्हें नहीं मालूम, मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। मेरी तकलीफ को समझो। इस माशरे में तलाक याफ्ता होना किसी धब्बे से कम नहीं होता। अगर मेरे भाई ने बदगुमानी कर ली तो मेरा जीना और भी 2 भर हो जाएगा। मैं हाथ जोड़कर इस औरत की मिन्नतें करने लगी, कुछ भी करके किसी भी तरह बस मेरे भाई को खबर दे दो प्लीज। वो औरत अफसोस भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, बेगम साहिबा, मैं मजबूर हूँ। जब तक साहब की तरफ से हमें इजाजत नहीं मिलती हम कोई कदम नहीं उठा सकते। आप परेशान ना हो। अगर भूख लगी है तो बताएं, मैं अभी आपके लिए हल्की ग़िज़ा ले आती हूँ। मैंने रोते हुए हाथ झटके और गुस्से भरे लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न खाना न पीना, बस मुझे मेरे घर जाना है। हटो मेरे रास्ते से। यह कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे इस औरत ने मेरा हाथ सख्ती से थाम लिया। रुकिए बेगम साहिबा, वो तेजी से बोली और बाहर की तरफ देखकर अपने साथी को बुलंद आवाज में पुकारा, जल्दी आओ, यहाँ आ जाओ। कमरे का माहौल एकदम मजीद खौफनाक हो गया। मेरा दिल डूबने लगा कि अब क्या होने वाला है। मैंने इसके सख्त और जारहाना अंदाज को देखकर शदीद खौफ महसूस किया। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और जिस्म कांप रहा था। मैं लरसते होठों से बोली, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन इसकी सुनने की कोई नीयत नहीं थी। जैसे ही मैं कुछ और कहने वाली थी, एक और औरत भी कमरे में दाखिल हो गई। दोनों औरतें जैसे पहले से मंसूबा बनाकर आए थे। उन्होंने मुझे मजबूती से थामकर बिस्तर पर बिठा दिया। पहली औरत ने धीरे से कहा, बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो। हम आपके साथ जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहते और ना ही बदतमीजी का इरादा रखते हैं। साहब की तरफ से हमें हुक्म मिला है कि आपके साथ नरमी से पेश आएं, लेकिन आपको कमरे से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जब तक वो खुद नहीं आते आप कहीं नहीं जा सकती। मेरा दिल इस कदर डूब गया कि मैं बेख्तियार रोने लगी। आंखें आंसुओं से भर आई। मैंने घुटनों में सर छुपा लिया और अपने सांसों को काबू में रखने की कोशिश की। मेरे जहन में बेख्तियारी और खौफ की गूंज थी। मैं कहाँ फंस गई हूँ? ये कौन सा घर है? ये सांप कौन है
जो मेरी जिंदगी पर कंट्रोल चाहते हैं। दोनों औरतें कमरे में मुझे तन्हा छोड़कर चली गई। मैं अब घुटनों में बैठकर मुंह छुपाकर रोती रही। हर सांस के साथ मेरी रूह दहल रही थी। दिल के अंदर ये खौफनाक खालीपन छा गया। आंखों के सामने पिछले 2 दिन की मनाजिर दौड़ने लगे। मालिक की तरफ से की जाने वाली घटिया ऑफर, रोड पर बिलावजह बेहोश हो जाना, 2 दिन तक होश का ना आना, और अब ये खबर कि मैं किसी अजनबी के घर में हूँ, 2 दिन से मौजूद हूँ और कोई सांप मेरी जिंदगी पर छाया हुआ है। मेरी रूह कांप रही थी और मैं अपने रब के हुजूर हाथ जोड़कर दुआ करने लगी, या अल्लाह, मुझे कुछ भी करके यहाँ से रिहाई दे दो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरा दिल बार बार दहला रहा था कि तलाक का धब्बा मेरी पूरी जिंदगी पर लग गया। मैं बांझ नहीं थी, ये बात मुझे खुद मालूम थी, लेकिन फिर भी मुझे इन घटिया अल्फाज से नवाजा गया और जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती चीज, मेरे वखार को छीन लिया गया। आंखों से बहते हुए आंसू मेरी छाती पर गिर रहे थे और दिल से एक ही फरियाद निकल रही थी, खुदा मेरे भाई को सलामत रखे, वो मुझे ये सब कुछ सहने के बाद भी बदगुमानी का शिकार ना हो। मेरी रूह अंदर से लरज रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में ही एक छोटी सी उम्मीद भी जागी हुई थी कि शायद रब मेरी दुआ सुन ले और मुझे दोबारा अपनी आजादी अता कर दे। वो शख्स जिसने अपनी बीवी से झगड़कर मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दी थी, अब मेरे सामने हाथ खड़े किए बैठा था। इसकी बात सुनकर दिल पर एक अजीब सा बोझ पड़ गया। देखो कुलसुम, मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं तुम्हारा खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो अपना कमाना और अपना खाना खुद देखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मैंने खामोशी से इसकी बात सुनी और दिल में सोचा, क्या ये शिकवा करने की बात है? नहीं। जब माँ बाप जिंदा ना हो और भाई आपके सुरपुरुष बनकर आपको अपने घर में जगा दे, तो यही बहन के लिए सबसे बड़ी गनीमत होती है। लेकिन इसी खुशी के साथ यह खौफ भी मेरे दिल में जागज़िन हो गया। 2 दिन से मैं एक अजनबी के मकान में मुकीम थी। यह ख्याल कि शायद मेरा भाई मुझे कभी कबूल न करे, मेरी रूह को अंदर से कुचल रहा था। दिल में एक गहरी तशवीश छा गई और मैं बेइख्तियार घुट घुट कर रोने लगी। चंद लम्हों बाद अचानक कमरे में हर चीज के बीच मोबाइल फोन की मुसलसल बजने की आवाज गूंजी। पहले मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आवाज की तकरार ने मुझे बेचैन कर दिया। इधर उधर देखते हुए मेरी नजर टेबल पर पड़ी, जहां एक मोबाइल फोन रखा था। इस पर मालिक लिखा हुआ था। मेरा दिल धड़कने लगा। हैरत और खौफ के दरमियान मैंने फोन उठाया और सोचा शायद ये कोई अहम बात हो, मगर जैसे ही मैंने फोन रिसीव किया, दूसरी तरफ से एक जान पहचान वाली आवाज आई। कुलसुम बहन, कैसी है आप? तबीयत कैसी है? होश आ गया आपको? कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैंने फौरन बोली, थोड़ी घबराहट और सख्ती के साथ, मालिक, ये आप बात कर रहे हैं? मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? ये फोन किसका है? और आपको कैसे मालूम कि मैंने फोन उठाया है? मेरी आवाज में खौफ और अस्तरब दोनों शामिल थे। मैंने एक सांस में कई सवाल कर दिए। दिल में बेचैनी थी कि किस तरह हकीकत सामने आए। इस तरफ से खामोशी हुई, फिर धीरे धीरे वो बोले, कुलसुम बहन, सब कुछ समझने की देर नहीं, अभी हम सब कुछ वजाहत से बताएंगे, बस पहले आप सुकून से सुने। मेरी आंखें खौफ, हैरत और सवालत से भरी हुई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जानना चाहती थी कि ये सब क्यों और कैसे हुआ, और क्या वाकई मेरा भाई मुझे दोबारा कबूल करेगा या नहीं। वो आदमी मुझे देखते हुए संजीदगी से बोला, कुलसुम बहन, आप परेशान ना हो, आप एक महफूज मकाम पर हैं। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, बस आराम करें। बड़े साहब रात में आपसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने मुझे ताकीद की है कि आपको यही बताऊं कि आप रोने की कोशिश ना करें। अगर आप रोती हैं तो बिलावजह आपके लिए नुकसान हो सकता है। मैंने गुस्से और खौफ के मिक्स जज्बात के साथ जवाब दिया, कौन है ये बड़े साहब, और मेरे रोने से इन्हें क्या फर्क पड़ता है? कौन सा नुकसान होगा? मेरे दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई थी। मैंने सोचा 2 दिन से मुझे किसी अजनबी के मकान में रखा गया है, मेरे भाई को खबर नहीं, और अब वो मुझे धमकी दे रहे हैं। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? लेकिन अचानक मालिक की आवाज मोबाइल में आई, कुलसुम बहन, अगर आप रोएंगी
तो वो आपके भाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका भाई इस वक्त अपने काम में मसरूफ है और बड़े साहब के पास इतनी ताकत है कि वो आपके भाई के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनकी जॉब खतरे में आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, हत्ता कि इनके बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है। मैं काम गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे जहन में सवालात का तूफान चल पड़ा। क्या यह मुमकिन है? मेरा भाई, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल। मालिक ने नरम लहजे में जारी रखा, इसलिए बेहतर होगा कि आप फिलहाल खामोश रहें, रात तक सब्र करें। मुलाजिमा के जरिए आपके लिए खाना और दवाइयाँ भेजे जाएंगे। बस आप खाना खा लें और जो दवाइयाँ मुलाजिमा बताएं वो भी ले लें। सब हकीकत रात को आपको मालूम हो जाएगी। अभी के लिए बस इंतजार करें। मैं अब मुकम्मल तौर पर घबरा गई थी। दिल में खौफ के साथ आंखों में आंसू और जिस्म में कांपने की लहर। मैं चारों तरफ देखने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ये सोचते ही मैंने मोबाइल फोन बंद करके टेबल पर रख दिया और सहम कर दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गई। दिल धड़क रहा था और हर सांस के साथ खौफ और हैरत बढ़ती जा रही थी। मैं खुद से बार बार सोच रही थी, रात तक क्या होने वाला है और आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। बिस्तर पर बैठना भी मेरे लिए खौफ का बाज बन रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर सांस के साथ लज़्ज़त सा रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिमा अंदर दाखिल हो गई। मुझे जमीन पर बैठा देखकर वो परेशानी से बोली, बेगम साहिबा, आप जमीन पर क्यों बैठी हैं? साहब हमें जान से मार देंगे, खुदारा ऊपर बैठ जाएं। मैं रोते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कौन हूं मैं? आप लोग कौन है? मुझे किसी ने यहाँ कैद किया? ये सब क्या हो रहा है? औरत ने मेरे करीब आकर बैठते हुए नरम लहजे में कहा, कुलसुम बहन, आप इस तरह बर्ताव ना करें। ऐसा करने से आप बाद में नुकसान उठाएंगी। खुदा हम पर भी रहम करें। खैर, आपके लिए खाना लाया हूँ, पहले खाना खाएं फिर दवाएं लिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कुछ नहीं समझा। वो औरत जबरदस्ती मुझे जमीन से उठाकर सोफे पर बैठा गई और सामने टेबल पर रखा हुआ खाना अपने हाथ से मुझे खिलाने लगी। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। खामोशी से मैंने खाना शुरू किया। खाना मुकम्मल करने के बाद इसने मुझे दवाइयाँ दी और धीरे से बोली, कुलसुम बहन, थोड़ी देर बाद आप पर गंदगी की तारी हो जाएगी। बस बिस्तर पर जाकर आराम करें। दिल की रफ्तार तेज थी, जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गई। आंखें थक गई थी और हर सांस के साथ जिस्म में एक अजीब सी थकन उतर रही थी। मैंने अपने रब से दिल ही दिल में दुआ की कि ये रात बखैर गुजर जाए और कल कुछ हकीकत सामने आए। कुछ ही देर बाद आंखें धुंधला सी होने लगी और मेरा वजूद मुकम्मल सुकून के आलम में आ गया। मेरे दिल में खौफ और उलझन के बावजूद एक छोटी सी उम्मीद भी जागी थी कि शायद रात के बाद सब कुछ वाज़ा हो जाए। जब मैं गहरी नींद सो गई तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं अपने लिए कितना बड़ा अजाब खड़ा कर रही हूँ। आंखें तकरीबन 3 घंटे बाद खुली। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही, सांसें बेतरतीब और दिल धड़क रहा था। जैसे ही होश आया, मैं दोबारा बैठ गई। अब शाम के साए कमरे में हर तरफ फैल चुके थे। दिल में अस्तरब और खौफ के साथ मुझे वॉशरूम जाना था। नजर दौड़ाई तो एक दरवाजा नजर आया। यकीनन वही वॉशरूम था। मैं चुपचाप उठकर वहां गई, फ्रेश होकर वापस आई, लेकिन अगले लम्हे मेरे दिल की धड़कनें रोक देने वाला था। बिस्तर पर वही नौजवान शख्स बैठा था जिससे मेरी आखिरी मुलाकात कंपनी में हुई थी। वो मुझे देखकर खुशगवार लहजे में बोला, कैसी है मोहतरमा, नींद पूरी हो गई आपकी? मैं अपनी जगह पर बिल्कुल बुत की मानिंद खड़ी हो गई। खौफ और हैरत ने मेरा जिस्म सख्त कर दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, जवाब दे, क्या हुआ, इतनी खामोश क्यों है? मैं घबराकर बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने आप लोगों की ऑफर को रद्द कर दिया। आपने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया था और मुझे इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं था। नौजवान ने मुझे गौर से देखते हुए कहा, भलाई का जमाना ही नहीं है। कुलसुम बहन, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बंगले में ले आया। पूरे 2 दिन में तुम्हारी वजह से मैं परेशान रहा। ये सोचकर दिल नहीं लगा
خیر اب تم ہوش میں آ گئی ہو، اب ہم بیٹھ کر اس آفر کے بارے میں تھوڑا بات کر لیتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئی۔ میں روتے ہوئے بولی، مجھے میرے گھر جانا ہے، اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، خدا را مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتی۔ اس لمحے دل کے اندر خوف، نفرت اور اضطراب سب ایک ساتھ دوڑ رہے تھے، لیکن دل کے کسی کونے میں چھوٹی سی امید تھی بھی جاگی کہ شاید میرا بھائی اب بھی میرا انتظار کر رہا ہوگا اور میں جلد اپنے گھر واپس جا سکوں گی۔ میں غصے اور اضطراب کے مکس جذبات کے ساتھ بولی، آپ لوگ مجھے کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی، لیکن وہ آدمی مجھے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھیں محترمہ، میں آپ کو پریشان نہیں کر رہا، بلکہ آپ خود اپنے خوف اور اضطراب میں پھنس گئی ہیں۔ یہاں سے جانے کی اجازت صرف اسی وقت ملے گی جب آپ ہماری بات سمجھیں اور مانیں۔ ہماری آفر اتنی بری بھی نہیں ہے کہ آپ مسلسل اسے رد کر رہے ہیں۔ میں فوراً بولی، میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں ایک عزت دار باپ کی بیٹی ہوں، ایک عزت دار بھائی کی بہن ہوں۔ وہ آدمی ایک لمحے کے لیے مجھے گھورتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اب آپ عزت دار بہن نہیں رہے کلثوم، پورے 2 دن آپ اپنے گھر سے باہر ایک اجنبی مکان میں رہی ہیں۔ لوگ 100 طرح کی باتیں کریں گے، لیکن اگر آپ کے پاس طاقت یا پیسہ ہوگا تو آپ ایک مرتبے پہ فائز ہو جائیں گی اور کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ بس ایک بار ہمارے لیے کام کریں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں نے سوچا، میں نے ہمیشہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، اور اب کیسے ایسے گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہوں جس کا سوچ کر ہی میری روح کانپ رہی ہے۔ اور آدمی نے میرا حال دیکھتے ہوئے اور نرم لہجے میں کہا، کلثوم بہن، آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی اور بانجھ پن کا طعنہ دیا۔ اب آپ یہ انسان کو بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اسے زمین بوس کریں اور دکھائیں کہ آپ کی عزت اور وقار کیا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں پیچھے کھڑا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے جواب دیا، مجھے کسی کو زمین بوس نہیں کرنا، مجھے کسی آدمی کو اپنے پیچھے کھڑا نہیں کرنا۔ میرے ساتھ میرا بھائی موجود ہے اور مجھے اپنی عزت اور وقار کی حفاظت آتی ہے۔ میرے دل میں خوف اور ہمت کا ایک ساتھ موجود تھی۔ ایک طرف دباؤ اور دھمکی تھی، دوسری طرف اپنی عزت اور خاندان کے لیے وفاداری۔ میں جانتی تھی کہ میرے فیصلے کی طاقت میرے اندر ہے اور مجھے کسی بھی طرح کی بے عزتی یا ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، وہ مجھ سے ناراض ہوگا، شاید مجھ سے لڑ بھی جائے گا، لیکن مجھے حقیقت ہے کہ وہ مجھ پر بدگمان نہیں ہوگا، وہ میری بات پر اعتماد کرے گا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ گندا کام نہیں کر سکتی، مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خالی ہاتھ ٹھیک ہوں۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہا، لیکن پھر اس کے چہرے پر اچانک ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مسکراہٹ کچھ شیطانی، کچھ دھوکہ دہی بھری، جو میرے دل کو دہلا گئی۔ وہ اپنا موبائل نکال کر بولا، ٹھیک ہے، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر میں آپ کا خیال بھی نہیں رکھوں گی۔ 2 دن آپ کو میں نے اپنے پاس رکھا، آپ کا خیال رکھا، اپنے گھر میں جگہ دی، اور آپ میری آفر کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اب جو کچھ بھی ہوگا اس کی سزا آپ کو ہر حال میں بھگتنا ہوگی، اور یہ سزا آپ کے خاندان کو بھی متاثر کرے گی۔ میری روح میں ایک ٹھنڈی لہریں دوڑ گئی۔ وہ آگے بولا، آپ کے بھائی کی نوکری بھی خطرے میں آ سکتی ہے، آپ کے بھتیجے اور بھتیجیاں جو اسکول جاتے ہیں انہیں بھی اسکول سے نکالا جا سکتا ہے، اور آپ کے مکان کی قانونی حیثیت بھی چیلنج کر دوں گا، بجلی اور گیس بند کروانی جا سکتی ہے۔ میں سن کر اس کی طرف گھورتے ہوئے چلا پڑی، آخر تمہیں یہ سب کر کے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ بلکہ میری وجہ سے مالک کو فائدہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے قدم ان کے لیے برکت والے ثابت ہوئے ہیں۔ دل کے اندر خوف، نفرت اور جھنجھلاہٹ ایک ساتھ ابھری، میرے ہاتھ تھرکنے لگے، لیکن میں نے اپنے غرور اور عزت کو قابو میں رکھا، یہ سوچ کر کہ میں کسی بھی طرح کے ظلم کے آگے نہیں جھکوں گی۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، جب میں نے اپنی آواز میں سختی کے ساتھ کہا، جب میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ اس سے پہلے ہی وہ میری بات کاٹ کر بولا، کلثوم بہن،
آپ کا یہ راگ میں سن چکا ہوں، اب آپ میری بات سنیں گی۔ میں کسی کی زیادہ منت نہیں کرتا، نہ ہی بلا وجہ دباؤ ڈالتا ہوں، مگر میں آپ سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ میں کچھ خاص نظر آ رہا ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آگے بولا، آپ کے پاس بہت بڑی آفر ہے، ہر مہینہ 2 لاکھ روپے، 5 لاکھ کا ایڈوانس، یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، اور ایسی آفر کسی کو بھی گھر بیٹھے نہیں ملتی۔ اس فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے لوگ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ میں آپ سے کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہا، صرف کام کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، میرے بھائی کبھی مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے گا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی بات میرے دل میں بیٹھنے لگی۔ دل دھڑک رہا تھا اور خوف کے ساتھ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر نرم لہجے میں بولا، فی الحال اب یہیں پر رہیں گی اور محفوظ رہیں گی۔ میں آپ کی خدمت کے لیے 3-4 ملازمائیں ہائر کروں گا، وہ آپ کو کام سکھائیں گی۔ یہاں آ کر کمرے کے اندر، اور جہاں تک آپ کے بھائی کا تعلق ہے، جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا آپ اپنے بھائی کو پیسے کی مدد سے بچا سکتی ہیں۔ یہ دنیا پیسوں کی ہے، جہاں آپ پیسہ پھینکیں گی وہاں دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ میرے دل میں لرز اٹھا، اس کی بات درست تھی، لیکن دل پریشان ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن حالات کی شدت نے مجھے مجبور کر دیا، اور میں نے اپنے دل کی سختی کے باوجود آہستہ سے سر ہلا کر اس شخص کی بات مان لی۔ میری روح میں خوف اور اضطراب کے ساتھ ایک چھوٹی سی امید بھی جاگی کہ شاید یہی راستہ مجھے اور میرے بھائی کو بچانے کا واحد ذریعہ ہو۔ وقت کی رفتار نہ کبھی رکی اور نہ کبھی رک سکتی ہے۔ میری رات بے حد عجیب گزری تھی، دماغ میں لاکھوں سوالات گھوم رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ان لوگوں نے صرف میرا انتخاب کیوں کیا؟ نہ میں اتنی خوبصورت ہوں، نہ ہی تعلیم یافتہ۔ اس فیلڈ میں خوبصورتی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور میرے پاس وہ سب نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ اگلی صبح کا سورج نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہوا، لیکن دل میں خوف اور اضطراب کی ایک لہر بھی ساتھ تھی۔ صبح کے تقریباً 10 بجے ایک ملازمہ سخت انداز میں آ کر مجھے جگا گئی۔ اس نے ناشتہ کرنے اور دوا لینے کی سخت تاکید کی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، دماغ میں سوالات کے طوفان اٹھے۔ آخر میں بے ہوش کیوں ہوئی؟ مجھے کون سی دوا دی جا رہی ہے؟ پھر بھی میں اتنی خوفزدہ تھی، کسی سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دوپہر کے قریب تقریباً 1 بجے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، دل دھڑک رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے اب اپنے نصیب کا کالا پہلو صاف نظر آ رہا تھا۔ جتنا بھی میں خود کو سب سے دور رکھنا چاہتی تھی، یہ سب کچھ میرے لیے ایک نئی خوفناک کہانی کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ لڑکی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں روتی ہوئی بولی، یہ سب مجھ سے مت کراؤ، آپ چلی جائیں۔ لیکن وہ خاموش رہی اور حکم کے مطابق اپنا کام کرتی رہی۔ تقریباً 3 گھنٹے وہ میرے ساتھ رہی اور ہر لمحہ میرے خوف اور اضطراب کو بڑھاتی رہی۔ آخرکار اس نے تاکید کی کے ساتھ اپنا کام مکمل کیا اور کمرے سے چلی گئی۔ میں اب تھکی ہوئی ذہنی دباؤ میں بستر پر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سب سے حفاظت دے اور کوئی معجزہ ہو۔ اس نے مجھے سخت لہجے میں کہا کہ میرے جانے کے بعد بھی تم پریکٹس کرتے رہو گی۔ اگر تم نے پریکٹس نہ کی تو اپنی سزا کی ذمہ داری تم خود اٹھاؤ گی۔ یہ باتیں سن کر میرا دل خوف سے دہل گیا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے بستر پر بیٹھی رہی، سانسیں تیز تھی اور دل میں اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ 1 گھنٹے کے آرام کے بعد میں نے ہمت کر کے پریکٹس شروع کر دی۔ پورا دن میرے پریکٹس میں ہی گزارا، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی اتنی جلدی اتنی شدت سے بدل جائے گی۔ رات تقریباً 12 بجے جب میں آرام کرنے کے لیے لیٹی، اچانک وہی موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا، میں کس دنیا میں آ گئی ہوں؟ یہ کام لڑکی جسے طلاق اور بانجھ ہونے کے طعنوں نے توڑ دیا تھا، اب یہ کیسی زندگی گزار رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور موبائل کی طرف بڑھی۔ اس پر اسکرین پر لکھا تھا سرفراز۔ دل میں ہلچل مچ گئی اور گہری سانس لے کر میں نے کال ریسیو کی۔ کان پر لگاتے ہی وہ نوجوان کی آواز گونجی، کیسی ہو؟ ہماری آنے والی
नई मॉडल। मैंने थके हुए लहजे में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मुझे यह कॉल क्यों की गई है? वो फौरन बोला, हमारे लिए प्रैक्टिस करवाने वाली लड़की ने बताया कि तुमने इसे बहुत तंग किया है। देखो, जितनी जल्दी तुम ये काम सीखोगी इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ से आजादी मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ मजीद रहना चाहोगी। मैंने गुस्से और बेजारी से कहा, तुम क्यों मुझसे ये काम करवा रहे हो? ये एक औरत के लिए पर्दे का हुक्म है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं मर्दों के सामने बेपर्दा दिखाई दूं? वह हंसते हुए बोला, ये सब पुरानी बातें हैं कुलसुम बहन, पुरानी बातों को भूल जाओ, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। यह जिंदगी तुम्हारे लिए एक नया आगाज है, चाहो तो इसे अपनी ताकत से संवार सकती हो। मैं खामोशी से मोबाइल रखकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। दिल में खौफ और असरब के साथ एक हल्की सी उम्मीद भी जागी कि शायद ये सब कुछ मेरी किस्मत बदलने का तरीका हो और नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाओ। कुलसुम, तुम आने वाले वक्त की एक बड़ी मॉडल हो, अपना आप क्यों जाया करना चाहती हो? वो संजीदगी और पर एतमाद लहजे में बोला, मैं तुम्हें एक बड़े स्टेज तक लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हें पहचानेंगे। मेरा दिल खौफ और हैरत के दरमियान झूल रहा था। वो आगे बोला, बदले में तुम सिर्फ मेरी ब्रांड की मॉडलिंग करोगी। इसके अलावा अगर तुम कुछ और करना चाहो तो कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहोगी तुम सिर्फ पैसा ही कमाओगी, वो भी इतना कि तुम पहले कभी न देखो। मैंने जोर से कहा, मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम तलाश कर रहे हो। मैं एक खोखली लड़की हूँ जिसकी जिंदगी तबाह हो चुकी है। मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो, मैं ये पैसा नहीं चाहती, ये सब गुनाह है।